राजस्थान में चुनाव के लिए चल रहे प्रचार का दौर आज थम गया। यहां 25 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। दोनों ही दलों की तरफ से राजस्थान में कई बड़े नेताओं ने जनसभा और रैलियां की। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जयपुर में मौजूद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली रस्साकशी को लेकर तंज कसा। गहलोत बोल रहा है पायलट सबसे निकम्मा है, पायलट बोलता है गहलोत सबसे निकम्मा है। वो तो निकम्माओं का कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा निकम्मा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं गिरा पाई, इसलिए अपनी खींच निकाल रही है। धावा बोल दिया गया है बीजेपी ने, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें गिराई गई। यहाँ वो फेल हो गए। वो जो फेल हो गए हैं उसकी टीस जो है, उनका दुख और उनकी जो झटका लगा है, झटका वो इतना भारी है पड़ रहा है उनके लिए। यही नहीं, अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं की भाषा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बात शालीनता और प्रेम से भी हो सकती है। वहीं राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगने के साथ साथ लाल डायरी का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। जयपुर में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में जिस तरह सरकार चलाई, उससे राजस्थान की जनता परेशान है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। अमित शाह ने भीलवाड़ा से लेकर जयपुर तक हुए दंगों, राम दरबार पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई और अलवर में शिवलिंग तोड़ने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई। यही नहीं, अमित शाह ने दावा किया कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार आएगी। वहीं अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह का जवाब देते हुए 25 तारीख के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजस्थान में अगले 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। 5 पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मेंबर पार्लियामेंट, पता नहीं कौन कौन ये ढावा बोला हुआ है। ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं। 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ कहा कि इस बार जनता गहलोत सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने नारा भी दिया, गहलोत जी को नहीं मिला वोट जी। एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी को नहीं मिले वोट जी। पीएम मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को महिला विरोधी सरकार बताया। ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ बहनें, बेटियां बलात्कार के, रेप के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है?
यही नहीं, पीएम मोदी ने राजेश पायलट का नाम लेते हुए गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश भी की। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गुर्जरों को भड़काने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बीजेपी सरकार के दौरान गुर्जरों पर हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए पलटवार किया। गुर्जर समाज इस बात को भली भांति जानता है कि उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में। राजस्थान के देवगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे 95 साल के धर्मचंद देरासरिया को आम दर्शकों के साथ बैठा देखा और पहचान भी लिया। जब प्रधानमंत्री मंच पर आए तो देरासरिया जी की जमकर तारीफ की। पीएम के इस दिल जीत लेने वाले भाव की वहां मौजूद सभी लोगों ने सराहना की। मैंने यहाँ बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा। इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उधर राजस्थान के चुनावी रण में लाल डायरी पर जमकर घमासान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रतीक कह दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग कर दी। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। एक मांग मैं करना चाहूंगा महादेव ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 25 नवंबर यानी शनिवार तक का समय दिया गया है। बताया गया कि बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर विवादित बयान पर नाराजगी जताई थी और चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ये नोटिस जारी किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अयोध्या में जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर यूपी एटीएस ने पूरे शहर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए यूपी एटीएस के जवानों को अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी के नाम पर सारा टैक्स ले जाती है। तेलंगाना के निजामाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीआरएस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों ने उन पर हमला किया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीआरएस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों की पिटाई की। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी के समर्थकों के बीच राजनीतिक बहस ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। झगड़े के बाद कार्यकर्ताओं के बीच चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक की जान चली गई। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल होने मथुरा दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वहां पूजा अर्चना की और संतों का आशीर्वाद लिया।
मंदिर के पुजारियों ने भी पीएम को सम्मान में अंगवस्त्र भेंट किया, साथ ही पगड़ी पहनाकर उनका मान बढ़ाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। मीराबाई जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान मीराबाई के एक सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इस डाक टिकट में मीराबाई की तस्वीर थी, जिसे जारी करते हुए पीएम मोदी काफी खुश नजर आए। मीराबाई की ये 525वीं जयंती है, लिहाजा इस मौके पर पीएम मोदी ने उनके सम्मान में 525 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। ये स्मारक सिक्का 4 धातुओं से मिलकर बनाया गया है, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता मिलाया गया और इसका वजन 35 ग्राम है। मीराबाई जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब ब्रिजभूमि का भी विकास होगा। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद ब्रिजभूमि को महत्व नहीं मिला और ब्रिजभूमि को विकास से दूर रखा गया, लेकिन अब मथुरा और ब्रज का भी विकास होगा और मथुरा भी भव्य रूप में दिखेगा। पीएम ने यह भी कहा कि अब अयोध्या में राम मंदिर की तारीख आ गई। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीज को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, अखनूर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों को बरामद किया है। बॉक्स में रखे हथियारों में 9 ग्रेनेड, एक पिस्टल और एक आईईडी शामिल है। ये हथियार किसने किसको भेजे थे, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया है। अब दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 75 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि नोएडा में सीएनजी की कीमत 81 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हो गई है। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से 8 जिलों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। यूपी के इटावा में सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजौरी के बाजीमल में कल से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने आज लश्कर के 2 आतंकवादी मार गिराए, जिनमें लश्कर का एक टॉप कमांडर कारी भी शामिल है। जो राजौरी के कंडी और डांगरी में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बाजीमल इलाके में कल सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और आज लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर कारी शामिल है। आतंकियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मारे गए दोनों आतंकी आम लोगों को डराते धमकाते दिख रहे हैं। इलाके में इनकी मौजूदगी की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। क्वेरी पिछले 1 साल से लगातार राजौरी और पुंछ में हुए आतंकी हमले में लगातार शामिल था और उसकी कोशिश यही थी कि जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले करवाकर यहां पर दहशत फैलाई जा सके। इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में हुए कंडी और डांगरी हमले का बदला पूरा कर लिया। राजौरी में चल रहे एनकाउंटर में आज जिन 2 आतंकवादियों को मारा गया वो लश्कर के आतंकी थे, जिनमें एक लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर कारी भी शामिल है। कारी पिछले 1 साल से अपने साथियों के साथ राजौरी और पुंछ में एक्टिव था। कारी एक ट्रेंड आतंकी था, जिसे आईएसआई ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद कारी को राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले और दहशत फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लश्कर का कमांडर कारी आईईडी स्पेशलिस्ट था और गुफाओं में छिपकर काम करने वाला ट्रेंड स्नाइपर भी था। लश्कर के कमांडर कारी को कंडी और डांगरी हमलों का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। जम्मू कश्मीर के कंडी में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि डांगरी में आतंकवादियों की ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 मासूम लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाजीमल इलाके में जब आतंकवादियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली तो पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई। आतंकवादियों ने अपने आप को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी और कल दोपहर से शुरू हुआ ये एनकाउंटर आज भी जारी है। सेना और सुरक्षा बल बाजीमल इलाके में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं और घेरेबंदी कर तलाशी की जा रही है। इस दौरान लोगों को घरों में रहने को कहा गया है और राजौरी के गुलाबगढ़ के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है।
अभी भी इस इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। उम्मीद है कि क्वेरी के और 2 साथी जो इस इलाके में छुपे बैठे हैं उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ यहाँ छोटी छोटी गुफाएं भी मौजूद हैं, जिनमें छिपकर हमलों को अंजाम देना आतंकियों के लिए और भी आसान हो जाता है। राजौरी में कल से चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन में भारी गोलीबारी हो रही है। इस ऑपरेशन में अभी तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2 अफसर भी शामिल हैं। जो राजौरी में चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। राजौरी एनकाउंटर में जान गंवाने वालों में एक 9 पैरा रेजिमेंट के कैप्टन शुभम गुप्ता भी शामिल थे, जिनकी शहादत की खबर मिलते ही परिवार वालों का बुरा हाल हो गया। शहीद हो गया मेरा बेटा। जिस पिता ने गर्व के साथ बेटे को फौज में भेजा, उसकी शहादत का सुन कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन जुबान से सिर्फ यही निकल रहा है कि बेटे पर गर्व है। वो जो करना चाहता था उसने किया, सर्वोच्च बलिदान देकर। कैप्टन शुभम की अपने पिता से कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, जिसमें वो लगातार बड़ा टास्क पूरा करने की तरफ इशारा कर रहे थे। पिछले 15 दिन से ही लगातार कह रहा था एक काम करके आता हूँ, एक काम रह गया उसे करके आता हूँ। 25 तारीख के बाद कैप्टन शुभम छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन किसे पता था कि इस बार परिवार का साहसी बेटा नहीं बल्कि उसकी शहादत की खबर आएगी। राजौरी के बाजीमल में चल रही मुठभेड़ में 4 जवान कल शहीद हुए थे, जबकि ड्यूटी पर तैनात एक जांबाज की शहादत आज हुई। वीरगति को प्राप्त होने वालों में बेंगलुरु के कैप्टन MV प्रांजल भी शामिल हैं। जो 63 राष्ट्रीय राइफल्स में कैप्टन थे, कैप्टन प्रांजल की शहादत की खबर जैसे ही उनके घर वालों को मिली, वहां सन्नाटा पसर गया। 28 साल के कैप्टन MV प्रांजल अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और 2 साल पहले कश्मीर जाने से पहले ही उनकी शादी हुई थी। राजौरी में शहीद हुए जवानों में एक हवलदार अब्दुल मजीद भी हैं, जो पुंछ के ही रहने वाले थे। शहादत से कुछ घंटों पहले ही पत्नी सगीरा भी से उनकी बात हुई थी, लेकिन ये वादा नहीं हुआ था कि वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। पत्नी के रुंधे हुए गले से निकलती आवाज में अब भी फक्र का भारीपन है। वो तो दिल ही जानता है, क्या कहना है वो दिल जानता है। चलो मैं फख्र करती हूँ, देश के लिए जान दिए। उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले जवान संजय बिष्ट ने भी आतंकियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद का परिवार बेटे को खोने के गम में है, लेकिन गर्व उससे ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना अपने बेड़े को चाक चौबंद बनाने में जुटी है। इस कड़ी में अब भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत रूस के साथ मिलकर उसके सबसे ताकतवर सुखोई 57 फाइटर जेट्स का भारत में ही उत्पादन करेगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स रडार की पकड़ में नहीं आते और पलक झपकते दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। रूस के सुखोई 57 के अलावा अमेरिका के F-35 और F-22 और चीन का चेंगडू 20 5वीं पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स हैं। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। सुखोई 57 एक बार में 10 टन से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है। ये लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और वो भी मैक 2 स्पीड से, यानी आवाज से दुगनी रफ्तार से। एक बार टैंक फुल होने पर यह लड़ाकू विमान 3,500 किलोमीटर तक उड़ सकता है और एक बार में इस पर 12 हथियार लगाए जा सकते हैं, जिनसे ये जमीन, आसमान या समुद्र में किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकता है। बताया जा रहा है कि समझौता होने के बाद भारत नासिक में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट में सुखोई 57 का उत्पादन शुरू कर सकता है, क्योंकि नासिक के प्लांट में भारत 250 से ज्यादा सुखोई 30 फाइटर जेट्स का उत्पादन कर चुका है। दुनिया को कोरोना जैसी जानलेवा महामारी देने वाले चीन में एक बार एक रहस्यमय बीमारी का खतरा अब मंडरा रहा है। निमोनिया जैसे लक्षण वाली ये बीमारी तेजी से बच्चों को बीमार बना रही है। जानकारी के मुताबिक इस रहस्यमय बीमारी का शिकार हुए बच्चों में तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिख रहे हैं। चीन में बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पताल इस बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चों से भर गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे रहस्यमय निमोनिया कह रहे हैं, जो खास तौर पर छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पताल में बच्चों की बढ़ती संख्या को देख चीन सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद रखने के लिए कहा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन सरकार से इस रहस्यमय बीमारी से जुड़ी जानकारियां साझा करने के लिए कहा है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर ये रहस्यमय बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो जल्दी महामारी में बदल सकती है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर पिछले 12 दिनों से फंसे मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर बस कुछ ही मीटर ड्रिलिंग का काम बाकी है और दावा है कि बाकी बची ड्रिलिंग का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये मजदूर टनल से बाहर आ सकेंगे। ऑपरेशन बिल्कुल अंतिम पड़ाव की दिशा में बढ़ रहा है और मुकम्मल तौर पर अगर इसे देखें तो ये मान सकते हैं कि आने वाले 4 से 5 घंटे में ये जो ड्रिलिंग का काम है ये हो सकता है कि पूरा हो जाए। इसके लिए देश भर के तमाम विशेषज्ञों की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जाए ताकि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की नजर बनी हुई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। तो वहीं सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम भी लगातार कोशिशों में जुटी है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचे और वहां चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। टनल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच गए हैं। इस समय टनल के अंदर ही मौजूद हैं और जनरल वीके सिंह भी इस समय टनल के अंदर मौजूद हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों के जल्द ही सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद जताई। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। टनल के बाहर डीएम समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं और उम्मीद है कि रेस्क्यू में जुटी टीमों को जल्द ही कामयाबी मिल सकती है। और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद की सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। मौके पर कई एम्बुलेंस तैनात हैं ताकि जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू के बाद मजदूरों की मदद की जा सके। और टनल के बाहर अस्थायी तौर पर एक अस्पताल भी बनाया गया है। इसके साथ ही मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन की पूरी टीम मौके पर तैनात कर दी गई है। रास्ता है उसको समतल किया जा रहा है, बीच में से पत्थर मलबा सब हटाया जा रहा है ताकि एक बार जब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो तो लोगों को यहाँ से फौरन एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचाया जाए, जहाँ पर उनको प्राइमरी एड दिया जाए, जहाँ पर उनको सारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोटोकॉल हैं वो पूरे किए जाए। साथ ही ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि रेस्क्यू के बाद सभी मजदूरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है उसको। इसके अलावा मौके पर हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं ताकि जिन मजदूरों की हालत ज्यादा खराब हो उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सके। और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूरों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। टनल से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मजदूरों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा और इसके लिए उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में 41 मजदूरों के लिए 41 बेड तैयार हैं। साथ ही डॉक्टरों की पूरी टीम भी पहले से मुस्तैद है। पहली प्राथमिकता यही है कि सभी मजदूरों को जब सकुशल हो जाएंगे तो उनको पहले जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी ने पूरी तैयारी कर दी है। तो वहीं चिन्यालीसौड़ में मजदूरों के इलाज के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। चिन्यालीसौड़ सामुदायिक अस्पताल में एक विशेष वार्ड तैयार किया गया है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए सिलक्यारा टनल रेस्क्यू विशेष वार्ड, ये सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आईटीबीपी के जवान दिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर किसी मजदूर की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए ऋषिकेश एम्स में भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कभी भी अच्छी खबर मिल सकती है। रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सबसे पहले एनडीआरएफ के 3 जवान पाइप के जरिए सुरंग के अंदर दाखिल होंगे। ये तीनों जवान लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स लेकर अंदर दाखिल होंगे और मजदूरों के पास पहुंचकर उनको निकालने का प्लान बनाएंगे। इसके बाद पाइप के जरिए इन मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। टनल से बाहर मजदूरों को मेडिकल हेल्प देने के लिए कई एम्बुलेंस तैनात हैं। इसके साथ ही मेडिकल टीम, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम भी तैनात है। मजदूरों को बाहर निकलते ही प्राथमिक चिकित्सा दी जाएगी। साथ ही उनके इलाज के लिए चिन्यालीसौड़ में अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है और अगर किसी भी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत एम्स ऋषिकेश भेजने की भी पूरी तैयारी है।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी टनल में फंसे सभी 41 मजदूर कभी भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन इस बीच उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और टनल में फंसे 41 मजदूरों में सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं, जिनमें रामगढ़ के अनिल बेदिया भी शामिल हैं। अनिल बेदिया की सुरंग में फंसने की खबर मिलने के बाद से ही उनके परिवार वालों की हालत बिगड़ गई। हालात ये हैं कि मजदूरी कर रोजी रोटी कमाने वाले अनिल बेदिया के माता पिता के सामने खाने पीने की भी दिक्कतें हो गयी। घर में नहीं है, अकेला आदमी है, बूढ़ा बूढ़ी, हम लोग के का करके खिलाएंगे। बच्चा गया काम करने के लिए, उत्तराखंड में फंस गया है। बिहार की 5 मजदूर टनल के अंदर मौजूद हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार भी शामिल हैं। तो कब तक निकलेगा इसका कोई खबर नहीं मिल रहा है। सब लोग आश्वासन धरा रहा है, लेकिन मन में हमारा संतोष नहीं है अभी तक। जबकि कई मजदूरों के परिवार वाले टनल के बाहर ही डेरा जमाए हुए हैं, ताकि रेस्क्यू के बाद वो अपने बच्चों से मिल सकें। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी से जंग जारी है। 12 दिन से टनल में फंसे इन मजदूरों को स्वस्थ और तनाव रहित रखने के लिए कई प्रयास किए गए। सुरंग के अंदर अपना जोश हाई रखने के लिए इन मजदूरों ने डॉक्टर्स और मनोचिकित्सकों की सलाह पर कई तरीके अपनाए। टनल के अंदर ही इन मजदूरों ने टहलना और योग करना शुरू किया, ताकि खुद को तरोताजा रख सके। साथ ही ये मजदूर लगातार अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से भी बातचीत करते रहे। बताया जा रहा है कि घर वालों से बात करवाने के लिए पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल फोन और चार्जर पहुंचाए गए। इतना ही नहीं, हौसला बनाए रखने के लिए मजदूर आपस में बातचीत करते रहे, गीत गाते रहे और छोटे मोटे खेल भी खेलते रहे। कुछ दिन बाद जब सुरंग में कैमरा पहुंचा तो मजदूरों का उत्साह बढ़ गया और उन्हें जल्दी बाहर आने की उम्मीद भी दिखी। टनल के अंदर फंसे ये मजदूर अपना मनोबल बनाए रखने के लिए तरह तरह के तरीके तो अपना ही रहे हैं। टनल के बाहर मौजूद अधिकारी भी लगातार उनसे बातचीत कर और जरूरी चीजें पहुंचाकर उनकी मदद में जुटे हैं। और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने खुद टनल में फंसे गब्बर सिंह से वॉकी टॉकी के जरिए बात की और उनका हौसला बढ़ाया। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। गब्बर सिंह टनल प्रोजेक्ट में मजदूरों के सुपरवाइजर हैं और अपने 40 साथियों के साथ टनल में फंसे हुए हैं। बातचीत के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों तक प्रधानमंत्री मोदी का संदेश भी पहुंचाया। और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है। बताया जा रहा है कि गब्बर सिंह 12 दिनों से सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को जिंदा रहने का हौसला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी अब नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। केरल के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक निजी बस के पलट जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। घटना देर रात करीब 2 बजे हुई, जब बस गोवा से मुंबई जा रही थी। इजराइल हमास जंग में सीजफायर का ऐलान होने के बाद भी बंधकों की अदला बदली शुरू नहीं हो पाई, जबकि इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर बमबारी करने के साथ नॉर्थ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखा। इजरायली फौज ने पहले की तरह एयर स्ट्राइक कर हमास के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, जिसकी वजह से नॉर्थ गाजा में कई जगहों पर धूल और धुएं का गुबार उठता नजर आया। जबकि इजरायल की ग्राउंड फोर्सेज नॉर्थ गाजा के अंदरूनी इलाकों में रेड करती भी नजर आई। कब्रिस्तान सी खामोशी के बीच इजरायल की थल सेना और आर्टिलरी रेजिमेंट ने अंदरूनी इलाकों में मौजूद हमास के ठिकानों की तलाशी ली। इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में हमास के बेस पर कब्जा करने का दावा भी किया। यही नहीं, इजरायली सेना ने यहां चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें सैनिकों के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला नॉर्थ गाजा में घुसता नजर आया। हमास के ठिकानों पर हमले के साथ ही इजरायली सेना ने उसके आतंकी अड्डों का पर्दाफाश करना भी जारी रखा। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने अस्पताल और मस्जिद के अंदर बनाए गए आतंकी अड्डों को बेपर्दा किया। इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा स्थित एक मस्जिद का वीडियो जारी किया। इजरायली फौज जब इस मस्जिद के अंदर घुसी तो उनके होश फाख्ता हो गए। मस्जिद के अंदर सुरंग बनी हुई थी, जबकि इसके अलावा हथियारों का जखीरा भी था। मस्जिद के बेसमेंट में इजरायली सेना को हैंड ग्रेनेड से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक मिले।
इसके अलावा इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने अल-शिफा अस्पताल में बने सुरंग के नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया। इजरायली सेना ने मीडिया के लिए इन सुरंगों का दरवाजा खोल दिया। उसने मीडिया को बताया कि कैसे अल-शिफा अस्पताल को हमास अपने बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा था, कैसे लोगों को ढाल बनाकर यहां से आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं आईडीएफ की माने तो उसने अब तक हमास के 300 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिनमें हमास के कमांड सेंटर्स के अलावा सुरंगों का नेटवर्क, हथियार डिपो, हथियार बनाने के अड्डे और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोजीशंस शामिल हैं। Z News।